हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज एंड दिस इज लेक्चर नंबर 46। लेक्चर नंबर 46 के अंदर आपका स्वागत है, जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, राइट। चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहला है एनाकोंडा स्ट्रेटेजी। ठीक है, एनाकोंडा स्ट्रेटेजी क्या है ये अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। अभी एक्चुअली क्या है कि ताइवान के जो एक तरह से मिलिट्री के हेड है, उन्होंने कहा है कि भाई देखो, चाइना हमें एनाकोंडा स्ट्रेटेजी से क्या कर रहा है, एनाकोंडा स्ट्रेटेजी से दबाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्या है ये एनाकोंडा स्ट्रेटेजी, लेट्स अंडरस्टैंड। ताइवान नेवी कमांडर एडमिरल डांग हुआ, ठीक है, रिसेंटली क्लेम दैट द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है, इज यूजिंग द एनाकोंडा स्ट्रेटेजी टू स्क्वीज द आइलैंड। ठीक है, तो यहां पर देखो एनाकोंडा स्ट्रेटेजी क्या है। एनाकोंडा स्ट्रेटेजी ये है कि स्लोली बट श्योरली, ठीक है, ये इसके अंदर मेन वर्ड है, स्लोली बट श्योरली, है ना। हम स्लोली स्लोली क्या करेंगे, आपको अपनी गिरफ्त में लेते रहेंगे और एक दिन आपको एनगल्फ कर लेंगे, खा जाएंगे, जैसा कि एनाकोंडा करता है। ये देखो एनाकोंडा कर रहा है ना, स्लोली, धीरे 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 जान निकाल रहे हैं, पर स्टिडली। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसा ही क्या कर रहा है चाइना, ताइवान के साथ कर रहा है। ठीक है, आपको पता है चाइना और ताइवान के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है, नहीं पता है तो आप इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स ले और उसके अंदर देखिए बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर सारे ही कन्फ्लिक्ट सब कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स के अंदर बता रखा है आपको, राइट। तो चलिए यहाँ पर अभी ये समझिए, अरे इसमें भी बता देंगे, ठीक है, आगे चलकर कभी बता देंगे इसके अंदर, राइट। ताइवान और चाइना, राइट, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज वेरी, अब आप देखेंगे बहुत खराब रिलेशन है। ये चाइना कहता है कि ताइवान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चाइना और एक ना एक दिन हम आपको ले ही लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे। तो ताइवान की नेवी के हेड ये बोल रहे हैं कि एनाकोंडा स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये हमको क्या कर रहे हैं, स्लोली बट श्योरली, ठीक है, स्लोली और स्टेडली, श्योरली, right, China is enhancing its military presence around the Taiwan. They are ready to blockade Taiwan at any time they want. he quoted as saying, right, इस तरह से उन्होंने इसके अंदर बोला है, एनाकोंडा स्ट्रेटेजी इस तरह से इसके अंदर बताई है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। So it refers to the military strategy aimed at slowly encircling and cutting off an enemy's resource, effectively squeezing them into submission without direct confrontation. Directly नहीं लड़ रहे, but slowly, 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 slowly उनको क्या कर रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। The strategy was proposed by the Union General Winfield Scott during the early stage of the American Civil War. इन्होंने विनफील्ड स्कॉट जो है ना, इन्होंने इसके अंदर कहा तो फील्ड के अंदर ऐसे याद करो, फील्ड के अंदर एनाकोंडा घूम रहा है, विनफील्ड, ठीक है। इस तरह से एनाकोंडा स्ट्रेटेजी आप इसके अंदर इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, देखो इस बेचारी लड़की की धीरे 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 इसने जान निकाल दी, डायरेक्ट अटैक नहीं करा, डायरेक्ट ढसानी है, ठीक है, और इस तरह से इसके अंदर करा है। तो देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्ट्रेटेजी वाज टू सफोकेट द कॉन्फेडरेसी इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली, ठीक है, सिमिलरली टू हाउ एन एनाकोंडा स्नेक कॉइल्स अराउंड द एस्फिशिएट इट्स प्रे, ठीक है, उसकी सांस रुक जाती है, राइट, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, फिर धीरे 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 वो प्रे उसका मर जाता है, राइट। चाइना's anaconda strategy against Taiwan reportedly involve a mix of military maneuvers, ठीक है। बार बार आपने देखा होगा कि चाइना हमेशा उसके उसके एयर के डोमेन के अंदर आता है, राइट, बार बार में उसको एयर इंक्लूजन्स करता है, ठीक है। तो मिलिट्री मैन्यूवर्स बार बार में, कभी कभार मिलिट्री उसके अंदर घुसा देता है, कभी बाहर निकाल लेता है, राइट। साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स एंड साइबर वारफेयर टू इवेंचुअली वीकन द ताइवान्स डिफेंस, ठीक है। तो धीरे धीरे ये इस तरह से यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट इज सिलिकोसिस। सिलिकोसिस अभी न्यूज में इसलिए है बिकॉज देखिए मध्य प्रदेश के अंदर माइनर्स की बहुत हालत खराब हो रही है, सिलिकोसिस के पेशेंट ये बन रहे हैं। माइनर्स की बहुत हालत खराब हो रही है, मतलब क्या है, माइनर्स के को बीमार पड़ रहे हैं माइनर्स से ना। माइनर्स वैसे ही बहुत, इनको कम पैसा मिलता है और कम पैसा मिलने के बावजूद ये अपने पूरे शरीर की, इनकी पूरा शरीर खराब हो जाता है। सिलिकोसिस क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। देखिए एक तरह की लंग डिजीज है, लंग डिजीज, जिसके अंदर क्या है कि सिलिका डस्ट जो होता है ना, सिलिका डस्ट वो आपके शरीर के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और सिलिका धीरे 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 लंग्स के अंदर जमने लग जाएगी और लंग एक तरह से पत्थर के हो जाएंगे, ठीक है। लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन लंग्स ही करते हैं। अब सिलिकोसिस क्या करता है, देखिए इस तरह से कि ये आपकी सांस के अंदर जाएगा सिलिका, ठीक है, और जाके लंग्स में इस तरह से देखो पत्थर के लंग्स बन गए, समझ में आ रहा है। और धीरे धीरे इंसान का लंग खराब हो जाएगा, लंग खराब होने के कारण, लंग्स खराब होने के कारण क्या होगा, इंसान जो होगा फिर वो क्या होगा, नहीं रह पाएगा, बिकॉज लंग्स जो है वो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, राइट। तो यहाँ पर देखो दिस इज ए पैटर्न इमर्जिंग इन द पानास, पन्ना है ना, पन्ना, राइट,
मध्य प्रदेश के अंदर, उसकी माइनिंग कम्युनिटीज के अंदर देखा जा रहा है कि सिलोसिस हो रहा है, ऑफन गॉट अनडायगोनाइज्ड एंड मिस्टेकन फॉर द टीबी। लोग सोचते हैं टीबी चल रहा है, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, बाद में पता चलता है नहीं ये तो सिलिकोसिस है, राइट। और बहुत ही खराब बीमारी है, ठीक है, इससे मृत्यु भी हो सकती है, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सिलिकोसिस इज ए लंग डिजीज caused by the inhaling fine silica dust often found in the industries such as mining, construction and stone cutting. It leads to inflammation and scarring of the lungs, making it difficult to breathe. जिससे कि ब्रीथ नहीं कर पाते, इससे क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा, राइट। तो लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं अंदर तो लंग्स अपने पूरे फूल जाते हैं, फिर अपन सांस बाहर निकालते हैं तो लंग्स फोड़, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, अगर ये पत्थर के बन गए तो ना एक्सपेंड कर पाएंगे ना कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, तो ना सांस अंदर आ पाएगी ना बाहर जा पाएगी, राइट। सिम्टम्स कैन इंक्लूड कफिंग, पहले कफिंग होता है, फिर शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, ब्रीथ का थोड़ा शॉर्टनेस होने लग जाता है, इस तरह से ब्रीथिंग होने लग जाती है, एंड चेस्ट पेन, राइट, विच मे डेवलप ईयर आफ्टर द एक्सपोजर, राइट। क्रोनिक सिलिकोसिस अगर हम देखिए डेवलप आफ्टर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर आफ्टर लो लेवल ऑफ द सिलिका डस्ट। अगर सिलिका डस्ट ज्यादा नहीं उड़ रही, ठीक है, और लो लेवल की सिलिका डस्ट उड़ रही है, ठीक है, तो उससे जो सिलिकोसिस होता है वो होता है क्रोनिक सिलिकोसिस, ठीक है। एसिलेटेड सिलिकोसिस क्या होता है, जब होता है जब अकर्स विद हायर लेवल ऑफ द एक्सपोजर्स ओवर ए शॉर्टर पीरियड, कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, शॉर्टर पीरियड के अंदर ही आप हैं बट बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है तो उसको एसिलेटेड सिलिकोसिस कहते हैं। इसी तरह से एक्यूट सिलिकोसिस रिजल्ट फ्रॉम एक्सट्रीमली हाई एक्सपोजर ओवर ए ब्रीफ पीरियड लीडिंग टू सीवियर लंग डैमेज, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो धीरे 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 सिलिका की डस्ट आ रही है अंदर, राइट। यहाँ पे एकदम से बहुत सारी सिलिका डस्ट के अंदर कोई चला गया, राइट। तो बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर हो गया, एकदम से बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया। यहाँ पे टाइम पीरियड कम है इन दोनों के अंदर, टाइम इज लो, टाइम पीरियड इज कम, टाइम पीरियड कम है, ठीक है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सपोजर ज्यादा है, इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर है। अब सिलिकोसिस कोई ऐसा तो नहीं है कि ये किसी बैक्टीरिया से हो रही है, ये किसी वायरस से हो रही है, तो ऑब्वियसली ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है, ये इस तरह से नहीं होती, तो इट इज नॉट कंटागियस डिजीज, ठीक है, कंटेगियस डिजीज ये नहीं है, सिलिकोसिस नॉट कंटेगियस डिजीज एज इट इज नॉट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया और वायरस। देयर इज नो क्योर फॉर सिलिकोसिस बिकॉज द लंग डैमेज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एक बार अगर आपका लंग इस तरह से सिलिकोसिस से हो गया, अगर सिलिका जम गया तो उसको सिलिका को फिर वापस नहीं हटाया जा सकता, ये इरिवर्सिबल है। तो आप सोचकर देखो माइनर्स की कितनी बुरी हालत होती है, उनको ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे माइनर्स को, फिर भी वो माइंस में काम कर रहे हैं और ऊपर से फिर बीमारी और लेकर आ रहे हैं घर। Silicosis is a disease that scars the lungs, causing difficulty in breathing, chronic cough, and in severe cases, coughing up of the blood. ठीक है, when silica dust is inhaled, the tiny particle can reach deep into the lungs, ठीक है, causing inflammation and scarring, which leads to reduced lung functions. ठीक है, this condition known as pulmonary पुल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है, पुल्मोनरी फाइब्रोसिस इसको बोलते हैं, प्रोग्रेसिवली डैमेज द लंग्स टिश्यूज मेकिंग डिफिकल्ट फॉर द ऑक्सीजन टू पास थ्रू इट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एक और डिजीज हम पढ़ते हैं, पर दैट इज नॉट कि वो मतलब ऐसे नहीं है कि वो जो है किसी एयर पोल्यूशन के कारण हो रही है, ठीक है, दैट डिजीज इज वेरी कॉमन डिजीज, ठीक है, और दैट डिजीज नेम इज मलेरिया, है ना। मलेरिया अभी क्यों न्यूज के अंदर है, ठीक है, ये समझिए कि अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मलेरिया। मलेरिया न्यूज में क्यों है ये समझिए कि इजिप्ट डिक्लेयर्ड एज ए मलेरिया फ्री कंट्री, मलेरिया फ्री कंट्री इजिप्ट ने को डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द इजिप्ट, ठीक है। मलेरिया होता क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं, ये एक पैरासाइट से, इट इज कॉज्ड बाय ए पैरासाइट, और पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। तो इट इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट नोन एज प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट, बड़ा ही गंदा पैरासाइट होता है, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, जनरली फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज के अंदर पाया जाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज के अंदर पाया जाता है, मेल के अंदर ये नहीं पाया जाता। ये समझ में आ गया, मलेरिया का जो पैरासाइट है वो फीमेल के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है, मेल पसंद नहीं है उसको, फीमेल ही पसंद है, इसलिए वो पैरासाइट फीमेल के अंदर ही पाया जाता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब फीमेल मॉस्किटोज के अंदर आ जाता है, और फीमेल मॉस्किटो जब क्या करती है, बाइट करती है, तो वो किसी किसी के अंदर भी आ सकता है, फिर वो मेल के अंदर भी आ सकता है, फीमेल के अंदर भी आ सकता है, दोनों को
हो सकता है। तो मैन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है, बट मॉस्किटोज के अंदर फीमेल को ही होगा, ठीक है। तो मेल तो आराम से खुला घूमता रहता है, ठीक है। फीमेल के ऊपर प्लास्मोडियम पैरासाइट जो होता है वो अटैक करता है, राइट। इट इज मोस्ट प्रिवलेंट इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया के अंदर भी बहुत प्रिवलेंट है, आपको पता है, इंक्लूडिंग सब सहारन अफ्रीकन, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, इसके अंदर होता है, ठीक है। और ये है ना, जो बड़ी कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज हैं, उसके अंदर ये नहीं पाया जाता, बिकॉज वहां पे थोड़ा ठंड पड़ने लग जाता है। ठंड पड़ने लग जाएगा तो प्लास्मोडियम पैरासाइट वहां पर क्या है, वहां पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। द मोस्ट डेडली स्पीसीज इन प्लास्मोडियम फेल्कीपेरम, ठीक है। ये डेडली स्पीसीज है। अगर मान लीजिए प्लास्मोडियम में भी 5 तरह की वैरायटी होती है, ये सबसे ज्यादा डेडली है। अगर ये हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है, राइट। बट प्लास्मोडियम विवाक्स इज मोस्ट वाइड स्प्रेड, ज्यादातर यही होता है प्लास्मोडियम विवेक्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है। आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी द पैरासाइट मल्टीप्लाइज इन द लिवर, लिवर के अंदर मल्टीप्लाइज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं लिवर के अंदर, एंड देन इन्फेक्ट्स द रेड ब्लड सेल, और फिर हमारी आरबीसीज को इन्फेक्ट ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये कैसे होता है, ये मान लीजिए इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, इसके अंदर ये फीमेल होगी कि फीमेल होगी, सर ये फीमेल है, ठीक है। इसने किसी को खाया, ठीक है, किसी को भी खा सकती है, मेल या फीमेल को, तो इसको भी हो जाएगी। इसके लीवर सेल के अंदर है ना, लीवर सेल इन्फेक्ट हो जाएंगे, लीवर सेल के अंदर ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट आएगा, और लीवर सेल के अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट आकर यहाँ पर क्या करने लग जाएगा, ग्रो करने लग जाएगा। तो यहाँ की जो रेड ब्लड सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल्स दैट विल गेट इन्फेक्टेड, रेड ब्लड सेल इन्फेक्ट कर दे जाएगी, और फिर इसको मान लीजिए इस बच्ची को कोई दूसरा मॉस्किटो खा देता है तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा मॉस्किटो, और फिर वो तीसरे बच्चे को खा जाएगा, और ऐसे ये डिजीज फैलती रहती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आपको इस डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, प्लाज्मोडियम जो है पैरासाइट, उसके कारण ये डिजीज फैलती है। अब हमको पता है कि इसके अंदर होता क्या है साहब, ठंड लगती है सर बहुत बुरी तरह, फीवर आती है, चिल्स, स्वीटिंग, ठीक है, इस तरह से हेडेक होता है, मसल पेन, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब चीजें इसके अंदर होती है। इन सीवियर केसेस इट कैन कॉज अनीमिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड इवन डेथ, ये सब चीजें इसके अंदर हो जाती है, राइट। अब देखो इजिप्ट के केस के अंदर देखें तो इजिप्ट के केस के अंदर मलेरिया को पहला डॉक्यूमेंटेड करा गया था 4000 बीसी के अंदर, ठीक है, विथ हिस्टोरिकल जेनेटिक एविडेंसेस फाउंड इन द ममीज, ठीक है। तो जो ममीज होती है ना इजिप्ट के अंदर, उनके अंदर भी मलेरिया का ये पाया गया था, मलेरिया की, ये भी मलेरिया इन्फेक्ट हुए हैं कभी। तो इसका मतलब बहुत पुराने समय से इजिप्ट के अंदर है, राइट। तो मम्मीज जो है वो जो प्रिजर्व करके रखती हैं बॉडीज, उनके अंदर भी ये पाया गया था कि भाई इनके भी मलेरिया हुआ है किसी टाइम पर, राइट। द डिजीज वाज पर्टिकुलरली कंसंट्रेटेड इन द नाइल रिवर कम्युनिटीज ड्यू टू फेवरेबल मॉस्किटो ब्रीडिंग कंडीशन, क्योंकि नाइल रिवर के अंदर जो के आसपास जो लोग रहते हैं वहां पर ये डिजीज सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज वहां पर क्या है, वहां पर एक तरह से फेवरेबल कंडीशन है जिसके अंदर मॉस्किटो ब्रीड कर सकते हैं। इंडिया एज ए, देखो इजिप्ट तो चल निकल लिया भाई, इजिप्ट निकल लिया, इजिप्ट ने कहा कि भाई हम तो हो गए मलेरिया फ्री, बल्ले बल्ले, ठीक है। पर इंडिया जो है वो अभी मलेरिया फ्री नहीं हुआ है। इंडिया के पास ये स्ट्रेटेजी है कि इंडिया से विजन ए मलेरिया फ्री कंट्री बाय 2027 एंड एलिमिनेशन बाय 2030, 2030 तक एलिमिनेट कर देंगे, और 2027 तक हम मलेरिया फ्री यहाँ पर हो जाएंगे, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है। अब डब्ल्यूएचओ ने एक इनिशिएटिव भी चलाया इसके लिए, ठीक है, E2025 इनिशिएटिव। E2025 इनिशिएटिव का मतलब क्या है सर, 2025 का तो हम बता सकते हैं, कभी आ जाए ना E2025 इज रिसेंटली इन द न्यूज, बताओ ये क्या था। तो ये क्या है, एक डब्ल्यूएचओ का स्ट्रेटेजी है जिससे कि वो क्या कर रही है, वो एक तरह से मॉस्क्यूटो मतलब सॉरी मलेरिया को एलिमिनेट करने की बात कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है, देखिए ये ऐसे बोल रही है कि हम 25 कंट्रीज को सेलेक्ट करेंगे, वी विल सेलेक्ट द 25 कंट्रीज, ठीक है। और वहां पर हम ऐसी कंट्रीज जिनको 2025 तक हम यहाँ पर, जिनके अंदर पोटेंशियल है कि 2025 तक इसके अंदर से मलेरिया हट जाएगा, मलेरिया एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज को हम क्या करेंगे, ऐसी कंट्रीज को हम टारगेट करेंगे और यहां से मलेरिया हटाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे देखो E2025 इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव लेड बाय द डब्ल्यूएचओ एज ए पार्ट ऑफ द ब्रॉडर ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया। E2025 इनिशिएटिव स्पेशली सपोर्ट 25 कंट्रीज दैट हैव द पोटेंशियल टू एलिमिनेट मलेरिया बाय 2025, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब जो है अपना दैट इज इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट हम इसके अंदर पढ़ते हैं, राइट।
इनर लाइन परमिट अभी न्यूज के अंदर क्यों है? दो कारणों से। एक तो मेघालय के अंदर भी डिमांड हो गई कि साहब हमको भी इनर लाइन परमिट दो, ठीक है। और दूसरा ये है कि नागालैंड के अंदर भी डिमांड उठ रही है। नागालैंड के अंदर क्या करा है अभी, इनर लाइन परमिट 3 और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगा दिया गया है, ठीक है। इनर लाइन परमिट 3 और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगा दिया गया है। तो इनर लाइन परमिट है क्या, ये हम इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं तुमको बहुत स्टार्टिंग से बताऊं तो 1873 के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट निकाला, दैट इज नोन एज बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। इसमें ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली क्या कहा कि जो बंगाल की कम्युनिटी है, ठीक है, जो बंगाल की कम्युनिटी है ना, वो इंडिजीनियस कम्युनिटी है। तो इस इंडिजीनियस कम्युनिटी जो है, ये कोई और लोग इनसे कांटेक्ट में ना आए, ठीक है, कि इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं बाहर के लोग आकर, पर और लोग इनके कांटेक्ट में ना आए, इसलिए क्या करा उन्होंने, एक इंडिजीनियस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट निकाला, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है कि यही है कि ये इंडिजीनियस कम्युनिटी का एक्सप्लॉयटेशन ना करे, तो इन लोगों को आने ना दिया जाए यहाँ पर, जहां पे भी इंडिजीनियस कम्युनिटी है ना, इन लोगों को वहां पर एंटर ना करने दिया जाए। ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई जो ये ट्राइबल कल्चर है इनको प्रोटेक्ट करे, पर एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ये लोग जो है वो कहीं आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करके कहीं इनके अंदर इंडिपेंडेंस का आइडिया और ऐसा ना जाए, ये भी इनका एक रीजन था, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर करा गया, राइट। यही सेम फॉर्मूला हमने लगा दिया हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट के अंदर, ये बताएंगे पूरा। हमने कहा कि देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19, अभी आगे चल के बताएंगे वो आपको, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे किस तरह से करा गया। यहाँ पर देखो कि कोई अगर बाहर का आदमी आता है तो इनका कल्चर खराब हो रहा है, ठीक है ना। कुछ स्टेट्स है इसके अंदर, जैसे स्टेट्स का अगर मैं नाम दूं तो यहाँ पर 4 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। ये जो 4 स्टेट्स हैं, ठीक है, इन स्टेट्स के अंदर ऐसे बोला गया कि इन स्टेट्स के अंदर बहुत ही इंडिजीनियस कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यहाँ पर अगर बाहर के लोग आएंगे, बाहरी लोग आएंगे, तो इनका कल्चर जो होगा वो डिस्ट्रॉय कर देंगे वो, राइट। तो आने से पहले एक आपको क्या करना पड़ेगा, एक परमिट लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, सरकार से परमिट लेना पड़ेगा, सरकार इस परमिट को देगी, तब जाकर आप इनके अंदर एंट्री कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है। तो देखो क्या है, इनर लाइन परमिट इज एन ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी सिटीजन वहां पर जा रहा है, ठीक है, इन स्टेट्स के अलावा कोई भी सिटीजन वहां पर जा रहा है, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द इंडियन सिटीजन टू एंटर सर्टेन प्रोटेक्टेड एरिया विद इन द इंडिया, प्राइमरली इन द नॉर्थ ईस्ट। I hope you are getting this one. The ILP originated from the Bengal Eastern Frontier Regulation Act of 1873, enacted during the British rule to restrict entry into the areas primarily inhabited by the indigenous community. The objective was to protect the tribal economies and culture from the outside exploitation. Outside exploitation से इनको बचाने के लिए ये इनर लाइन परमिट वाला सिस्टम यहाँ पर करा। आफ्टर इंडिपेंडेंस द ILP कंटिन्यूड इन सर्टेन एरियाज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो हमारा क्या है, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 19D है। अब आर्टिकल 19D तो ये बोलता है कि हम किसी भी पार्ट के अंदर मूव कर सकते हैं फ्रीली, है ना भाई, फ्रीली मूव कर सकते हैं। बट आर्टिकल 19D का एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज देयर इज आर्टिकल 19 क्लॉज 5 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, नथिंग इन द सब क्लॉजेस डी, इस तरह से इसके अंदर बोल रखा है कि कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया है इसके अंदर कि स्टेट को कुछ भी ऐसा स्टेट को प्रिवेंट नहीं करता है कि स्टेट लॉ बना सकता है, इंपोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ एनी राइट्स कंफर्म बाय द सेट सब आर्टिकल, ठीक है, जो कि फ्री मूवमेंट का है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं इन इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो ट्राइबल पीपल है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ILP इज ए रिजल्ट ऑफ दैट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब ILP इज इन लाइन विद
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करता हुआ आईएलपी यहाँ पर है। मतलब कहने का मतलब ये है, आईएलपी सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच अलाउ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्री मूवमेंट विद इन द स्पेसिफिक एरियाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड द कल्चर ऑफ द इंडिजिनियस कम्युनिटी। करंटली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर रिक्वायर्स आईएलपी फॉर द एंट्री, राइट। Any expansion or modifications of ILP requires approval from the मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मतलब कौन कहता है, कौन मतलब ये परमिशन देगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम आईएलपी लगा रहे हैं, राइट। इसकी कौन परमिशन देगा, राइट। है ना, किस एरिया में आईएलपी लगाना है, किसमें नहीं लगाना है। तो देखो स्टेट, पहले तो स्टेट कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है। स्टेट कह सकती है कि साहब हमको है ना, जैसे अरुणाचल प्रदेश कह सकता है हमको 2 एरिया के अंदर और लगाना है, ठीक है। 2 एरिया के अंदर और हमको आईएलपी लगाना है, राइट। तो ये स्टेट इस तरह से रिकमेंड करेगी, फिर ये बात जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फिर डिसाइड करेगा और फिर वो कहेगा कि हाँ ठीक है लगा लो भाई। जब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह देगा तभी जाकर ये लगेगा, राइट। तो यहाँ पर देखो, एनी एक्सपेंशन और मॉडिफिकेशन ऑफ आईएलपी सिस्टम रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम द एमएचए। फॉर एग्जांपल व्हेन मणिपुर वाज एडेड टू द आईएलपी सिस्टम इन 2019, द डिसीजन वाज टेकन इन कंसल्टेशन विद द एमएचए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की से डिसीजन यहाँ पर लिया गया था, राइट। अब देखो, ऑल्दो इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट कैन रिकमेंड चेंजेस ऑन द लोकल कंडीशन, फाइनल अथॉरिटी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की फाइनल अथॉरिटी है। अब मेघालय के अंदर ऐसी डिमांड क्यों उठ रही है, तो मेघालय के अंदर ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर, इंडिजिनियस कम्युनिटी के अंदर काउंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग भी क्या कर रहे हैं, एक तरह से ये डिमांड उठा रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने देखिए एक रेजोल्यूशन पास करा था अर्जिंग सेंटर टू एक्सटेंड द आईएलपी रेगुलेशन टू द मेघालय आल्सो टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। कि हमारे यहाँ पर भी कोई बिना मतलब ऐसे ही ना घुस जाए, उसके लिए भी परमिट होना चाहिए, ठीक है। परमिट दे पहले सरकार, उसके बाद वो उसके अंदर एंटर कर पाए स्टेट के अंदर। स्टेट के कुछ ऐसे एरियाज के अंदर जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स प्रोटेक्टेड एरियाज। If you are a UPSC CSC aspirant, then this video is going to be very important for you. देखिए हमने यूपीएससी एजुकेशन के अंदर कुछ इनोवेशन करे हैं, हमने लॉन्च करे हैं कुछ कोर्सेज जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्सेज है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई वीडियो कोर्स लेता है तो उसको क्या चाहिए, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस चाहिए। जैसे ये इकोनॉमिक्स कोर्स अभी हमारा चल रहा है, इसके अंदर 19 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70 लेक्चर्स का ये पूरा कोर्स होगा, जिसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। हर लेक्चर के बाद आपसे डेली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए डेली क्वेश्चंस है, जैसे डे 1 के लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपको सॉल्व करवाए जाएंगे नेक्स्ट डे क्लास के अंदर। तो आप यहाँ पर देखते हैं सभी दिन के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो 7 to 8 क्वेश्चंस हर दिन ये आपसे पूछे जाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज किस तरह से आप पढ़े हुए पार्ट को अप्लाई करें आपके एमसीक्यूज के अंदर, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पीडीएफ ऑफ लेक्चर्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंटली आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे, योजना, कुरुक्षेत्र, इनके अंदर से बनाए जा रहे हैं। तो दिस कोर्स इज